हेलो बच्चों। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ क्रमांक 3 बस की यात्रा का अध्ययन करेंगे। इनके लेखक हैं हरिशंकर प्रसाई जी। हरिशंकर प्रसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। ये हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। वे हिंदी के पहले ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलवाया और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन से अर्थात कि छोटे मोटे हंसी मजाक से उबार कर बाहर निकाल कर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा, जो कि एक तर्क सम्मत हैं। उनकी व्यंग्य रचनाएं हमारे मन में सिर्फ गुदगुदी पैदा नहीं करती, बल्कि हमें उन सामाजिक वास्तविकताओं के सामने खड़ा कर देती हैं जिनसे किसी भी व्यक्ति का अलग रह पाना कठिन है, असंभव है, मुश्किल है। और सामाजिक जो पाखंड है, रूढ़िवादी जो जीवन है, उसके अलावा उन्होंने हमेशा विवेक और वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है उसको सकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। बच्चों, उनकी जो भाषा शैली है वो उन्होंने एक खास किस्म का उसमें अपनाया है, जिससे उन्हें ऐसा प्रतीत होता है पाठक को कि मानो लेखक उनके सामने ही बैठा हो और ये पूरी जो घटना है, जो वर्णन है, वो बता रहा हो। तो इसमें ऐसा ही इसे बस की यात्रा में आपको बताया गया है। बस की यात्रा में लेखक बताते हैं कि किस तरह से वो 5 मित्र एक बस में यात्रा करते हैं। आप भी बच्चों कभी ना कभी कहीं कोई यात्रा की होगी, उसका कोई भी अनुभव आपके पास भी होगा, भले ही वो अच्छा है या बुरा है। तो ऐसे ही जो लेखक हैं उनका भी एक बस की जो यात्रा है उन्होंने की है, उसके बारे में वो बताते हैं कि वो 5 मित्र हैं और किस तरह से वो एक ऐसी बस में यात्रा करते हैं जो कि चलने के योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ स्वार्थी लोग अपने भले के लिए और कुछ पैसों की लालसा में वो उस कम बस का देख रेख उस बस की देख रेख उसका रख रखाव ठीक से नहीं कर रहे, जिससे कि या वो चलने की अवस्था में ही नहीं है और फिर भी उसको चलाया जा रहा है। ये सब क्या है? लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है। उस पर उन्होंने व्यंग्य किया है। आइए पढ़ते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे ही बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। अर्थात यहाँ पर जो कवि है वो सॉरी लेखक है वो कहते हैं कि जो लेखक है वो 5 मित्र हैं और वो तय करते हैं कि हम अ, वो कहीं पर भी यात्रा कर रहे हैं और वो सोचते हैं कि वहां से हम यात्रा करके वापस आ जाएंगे, और सुबह उनमें से 2 को वापस अपने काम पर जाना था, इसलिए वो रात को यात्रा करना सही समझते हैं। और पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में ही कोई स्थान है, वहां पर पन्ना से वो जाते हैं और वहां से वो कहते हैं कि सतना के लिए आगे जो सतना है वहां पर 1 घंटा उन्हें इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद वहां से जबलपुर के लिए वो ट्रेन मिल सकती है। अर्थात आगे का जो रास्ता उन्हें ट्रेन से तय करना है। अब वो कहते हैं कि उन्हें 2 को काम पर जाना था, इसलिए ये रास्ता उनके लिए जरूरी था, क्योंकि वो सुबह वहां से जल्दी पहुंच सकते थे। इसलिए उन्होंने ये मान लिया कि इस बस से जाएंगे तो हम सुबह तक फिर वापस भी अपने काम पर जा सकते हैं। लोगों ने सलाह दी। उन जो उनके जानकार थे, जिनसे उन्होंने उस बस के विषय में पूछा होगा, उन्होंने कहा इस बस से जो समझदार है वो यात्रा नहीं करते। अर्थात जैसे कि कहा कहते हैं ना कि समझदार व्यक्ति रात में यात्रा नहीं करते, ऐसे उन्होंने कहा कि इस बस से यात्रा करना समझदारी नहीं है। तो लेखक कहता है कि रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं नहीं, डाकू अर्थात कि जब रात को यात्रा करते हैं तो डाकुओं का बड़ा डर होता है कि रात में जाओगे तो तुम्हें कोई जान से भी मार सकते हैं, तुम्हारे साथ लूटपाट कर सकते हैं। तो ऐसे ही वो पूछ लेते हैं कि क्या डाकू मिलते हैं? तो वो कहते हैं नहीं नहीं, बस डाकिन है। अर्थात डाकुओं से ज्यादा खतरा तो उस बस से ही है। अब ये देखिए आप बस की हालत देखकर आप समझ गए होंगे कि उन्होंने इसे डाकिन क्यों कहा। बस तो बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब व्यवृत थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते कि इसे वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि बस को जब उन्होंने देखा तो उनके मन में श्रद्धा का भाव आ गया, दया का जो भाव था कि उनने वो तो पूजनीय है, पूजा के योग्य है। खूब वयोवृद्ध, वृद्ध होता है जो बूढ़ा, वयोवृद्ध बहुत ज्यादा उम्र लिए हुए, बहुत ही बूढ़ी हो चली चली थी। तो वो अर्थात जो जो बस है वो बहुत बड़ी थी, मतलब बूढ़ी का मतलब यहाँ पर क्या है, बहुत पुरानी हो चुकी थी, टूटी फूटी थी बिल्कुल। सदियों के अनुभव
के निशान, सदियों से वो चल रही थी, मानो सदियों के अनुभव उसने समेट लिए हों कि कैसे कैसे उसने क्या क्या काम किए हैं। अर्थात उसके जो निशान लगे हुए थे उसके शरीर, जैसे किसी इंसान के शरीर पर निशान है, वैसे ही बस के जो शरीर पर, बस पर जो निशान थे वो क्या थे, कहीं कितने पुरानी वो बस हो चुकी है। इसलिए लोग इसे सफर नहीं करना चाहते, वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यहाँ पर उन्होंने क्या व्यंग्य किया है कि वृद्धावस्था में, जैसे बुढ़ापे में वो बेचारी बूढ़ी हो चली है, अब वो चलने की हालत में नहीं है, इसलिए ही लोग इसमें जाना नहीं चाहते कि इसे तकलीफ होगी, बस को भी तकलीफ होगी। अब समझो आप उनके व्यंग्य को। ये बस पूजा के योग्य है, अर्थात इसे तो सिर्फ घर पर रखना चाहिए, पूजा के योग्य है, ये इससे कोई काम नहीं लिया जा सकता। अब उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है, इसीलिए वो कहते हैं कि यहाँ ये जो बस है इतनी बूढ़ी थी, अब समझ आ रहा है कि ये इसे डाकिन क्यों कहा जा रहा था। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? तो वो कहते हैं, बस कंपनी के हिस्सेदार से यहाँ क्या अर्थ है कि जो बस, जिस कंपनी की जो बस थी उसके कोई हिस्सेदार थे, वो भी उसी बस से जा रहे थे। तो वो उनसे पूछ लेते हैं कि यह बस चलती है? तो वो कहते हैं, हाँ हाँ, क्यों नहीं चलेगी, क्योंकि वो उसी कंपनी के हिस्सेदार है, इसलिए वो उसके लिए थोड़ा सा और उत्साह से बात करते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल चलेगी, उसके फेवर में, उसके साथ उसके अनुकूल बात करते हैं। तो वो कहते हैं, हमने कहा, हम भी यही देखना चाहते हैं कि ये चलेगी कैसे, कि इतनी टूटी फूटी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, कैसे चल सकती है? तो कहते हैं, हाँ हाँ चलेगी, अपने आप चलती है। तो कैसे चलेगी? तो वो देखते हैं कि अपने आप चलती से यहाँ पर क्या है कि इसको धक्का तो नहीं लगाना पड़ता, ऐसे ही चल पड़ेगी। तो आगे वो देखते हैं, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। तो यहाँ लेखकों को बड़ी हैरानी हो रही है कि जो बस है वो बिना धक्का लगाए स्टार्ट हो गई। तो वो बड़े हैरान हो रहे हैं। हम आगा पीछा करने लगे। आगा पीछा जैसे मुहावरा होता है, आगा पीछा, कि किसी भी निर्णय को न ले पाना, कि वो सोच रहे हैं बस तो चल पड़ी, अब हम इसमें जाएं या ना जाएं, क्या करें। तो उनके जो मित्र थे वो कहते हैं कि डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, कि बस को बहुत ज़्यादा अनुभव है, वो हमें ले जाएगी, जैसे भी करके ले जाएगी। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है कि जो नई नवेली बसें हैं, हो सकता है वो भी तो खराब हो जाए, या फिर नई नवेली जो बसें हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलते हैं, मतलब उनकी कोई विश्वास नहीं है कि वो चलेंगी या नहीं चलेंगी, लेकिन इसका पता है, ये अनुभवी है। तो यहाँ पर भी क्या है कि व्यंग्य है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेंगी। बेटों की तरह कैसे, कि वो जो बस है वो इतना उन्हें लगता है इतनी बूढ़ी हो चुकी है, जैसे उन अपनी जो सवारी है उनकी, उनको अपने बच्चों की तरह ही गोद में लेकर चलेगी। तो यहाँ पर क्या है, उनका एक व्यंग्य है। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। तो लेखक कहते हैं कि अब हम बैठ गए थे, जो हमारे साथ आए थे, जो हमें छोड़ने के लिए आए थे, वे ऐसे देख रहे थे मानो हमें अंतिम विदा, कि मानो अब हम वापस नहीं आएंगे, अर्थात अब हम मर ही जाएंगे। उनकी आंखें ऐसे लग रही थी, उनको देख के ऐसा लग रहा था उनकी आंखों को, कि वो मानो कह रहे हो हमें, जो संसार की सच्चाई है उसे अवगत करा रहे हो। आना जाना, अर्थात कि जो आया है दुनिया में वो जाएगा भी, राजा हो चाहे राजा है, रंक अर्थात की फकीर, रंक अर्थात की गरीब, जो गरीब है, फकीर जो कि साधु होते हैं। राजा हो, गरीब हो, या फिर कोई साधु हो, आदमी को कूच करने के लिए, जाने के लिए, कूच का अर्थ होता है जाना, कुछ करने के लिए, यहाँ कूच करना का अर्थ है कि इस संसार से ही कुछ करना, चले जाना। कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए, निमित्त अर्थात की कारण, कि एक कारण तो चाहिए होता है इंसान को जाने के लिए, कि उसके साथ ये वो हम कहते हैं ना कि अरे उसका एक्सीडेंट हो गया, या उसको हार्ट अटैक हो गया, या उसको कोई तो कारण होता है कि उसको संसार से जाना है। तो यहाँ पर निमित्त उन्हें क्या मिला, वो बस, कि वो जो बस है वो उनके लिए कारण बन रही है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है, हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। अब लेखक कहते हैं, इंजन स्टार्ट हो गया, इंजन चलने लगा, सारे, और ऐसा लग रहा था वो इतनी आवाज कर रहा था, ऐसा लग रहा था पूरी बस ही इंजन है, और वो इंजन के अंदर ही बैठे हैं, इतनी ज्यादा आवाज, सारा ऐसे हिल रहा था जैसे कांप रहा हो, ऐसे लग रहा था। जो बस थी वो इतनी टूटी फूटी थी कि उसके सारे कांच भी टूट गए थे, और कुछ बचे हुए थे थोड़े बहुत, तो उनसे उनको लेखक को बचना था, अर्थात कि वो उन्हें चुभ सकते थे, लग सकते थे, हाथ वाथ में लग जाते। तो ऐसे ही वो खिड़की से दूर हट गए, क्योंकि वहां टूटे हुए कांच थे। तो इंजन चल रहा था, वो कहते हैं हम, ऐसा लग रहा था हमारी सीट के नीचे ही इंजन चल रहा। पूरी बस ही कभी उन्हें इंजन लगती है, कभी लगता है वो इंजन उनकी सीट के नीचे ही है।
बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि सच में बस चल पड़ी। अब वो कहते हैं गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन। बच्चों, उस समय ये अवश्य जवान रही होगी, इसका मतलब वो क्या कहना चाहते हैं कि जो गांधी जी ने स्वतंत्रता, हम भारतीयों को स्वतंत्रता दिलवाने के लिए जब बहुत सारे क्रांतिकारी होते थे, तो उन्होंने उनमें से जो गांधी जी थे उन्होंने क्या किया था, असहयोग आंदोलन होता था कि जो कार्य करते थे, जो सरकारी दफ्तरों में कार्य करते थे, वो असहयोग करते थे कि सरकार के साथ, सरकार उस समय क्या था, अंग्रेज थे, अंग्रेजों के साथ सहयोग नहीं करते थे, उनका काम नहीं करते थे। और सविनय अवज्ञा, सविनय विनय मतलब प्रार्थना के साथ, विनय के साथ, नम्रता के साथ, अवज्ञा अवज्ञा आज्ञा और अवज्ञा, आज्ञा मानना, अवज्ञा आज्ञा को ना मानना, आंदोलन कि उसका विनय के साथ वो आज्ञा को नहीं मानते थे। ये तो जो उन्होंने आंदोलन चलाए थे, ऐसे बहुत सारे उन्होंने आंदोलन चलाए, लेकिन उसमें ये जो आंदोलन है उनके लिए वो कह रहे हैं कि ऐसे जो ये आंदोलन थे, इनकी मानो वो ट्रेनिंग ले चुकी थी कि वो सहयोग नहीं कर रही थी। पूरी जो बसें हिलडुल रही थी, सीट कहीं जा रही थी, बॉडी से दूर जा रही थी, कभी बॉडी आगे जाती, कभी सीट आगे, तो ये क्या था, असहयोग, सहयोग नहीं कर रही थी। ऐसा ही अवज्ञा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए कहा उन्होंने, पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग कि वो सीट जो है आगे पीछे निकल रही थी, तो उसमें कहता है कि वो सारी जो बस है वो उसे गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन से ट्रेनिंग ले चुकी थी कि वो उनका साथ नहीं दे रही थी। क्योंकि जब ड्राइवर जब चला रहा था गाड़ी, तो ऐसा लग रहा था कि वो उसे कह रहा हो दाएं मुड़ो, लेकिन वो मान रही हो वो बाएं मुड़ रही हो। तो ऐसा है कि सविनय अवज्ञा कि वो विनय कर रहा हो कि तू चल, लेकिन बस है वो उसकी बात मान ही नहीं रही, वो इधर उधर चल रही है। तो ऐसा ही उन्होंने मजाक में कहा है। कभी लगता सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर, कि 8-10 मील वो चले और सारे भेदभाव मिट गए कि अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कभी सीट के ऊपर जा रहे थे, कभी बेड नीचे बैठ रहे थे, तो कि वो उछल कूद, इतनी कंपन ज्यादा थी, तो उसमें वो बड़ी बड़ी ही मुश्किल से बैठे हुए थे। अब क्या होता है, आगे बस रुक जाते हैं, एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। अब वो कहते हैं कि अब बहुत देर तक वो जो बस है चल रही थी, लेकिन अब बस रुक गई थी। ऐसा हुआ, उन्हें पता चला कि जो पेट्रोल की टंकी है उसी में छेद हो गया। अब ड्राइवर ने क्या किया, ड्राइवर भी उसको चलाने के लिए भरसक प्रयास कर रहा था, चाहे जो भी हो जाए लेकिन बस को चलाना है। उसने बाल्टी में पेट्रोल निकाला और पास में ही रख लिया और नली के साथ इंजन में भेजने लगा। कि कितनी मुश्किलों से, जितनी मुश्किलों का सामना बस कर रही थी, उतनी ही ड्राइवर भी उसके साथ सहयोग कर रहा था। अब वो उम्मीद कर रहा था, कौन उम्मीद कर रहा था, लेखक, कि जो बस कंपनी के जो हिस्सेदार भी इसी बस में आए थे, उन्होंने उनसे उम्मीद कर रहा था कि अब वो भी कुछ ना कुछ तो इसमें प्रयास करेंगे, अर्थात इस बस के लिए कुछ तो उन्हें भी करना चाहिए, क्योंकि वो बस जो है उनकी कंपनी, वो उस कंपनी के हिस्सेदार हैं। तो उन्हें लगा कि अब वो ऐसे आएंगे जैसे जो ये बस है, वो मानो जो इंजन है उसको अपने बच्चे की तरह गोद में उठा लेंगे, और जैसे बच्चे को माँ दूध पिलाती है, वैसे ही वो नली के साथ पेट्रोल उसे इंजन को पिलाएंगे। तो ऐसा उन्हें लग रहा था, अर्थात वो एक व्यंग्य कर रहे हैं कि अब उन्हें भी यहाँ पर आकर अपना मोर्चा संभालना चाहिए, अर्थात उन्हें भी ऐसा करना चाहिए कि कुछ तो सहयोग करें। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। यहाँ लेखक कहते हैं उन्हें किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था, कि कुछ भी हो सकता था, क्योंकि जब इंजन के साथ ऐसा हो गया है, टूटी फूटी बिल्कुल बस है, तो कुछ भी हो सकता है। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे, कि जब प्रकृति के दृश्य, अर्थात कि जब वो वहां से बस से जा रहे थे, तो वहां उन्हें दिखाई दे रहे थे रास्ते में जो पेड़ थे, पौधे थे, जो सारा बुरा सब कुछ था, तो वो बड़ा अच्छा लग रहा था। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे, कि हरे भरे पेड़ों पर जो पक्षी बैठे थे, वो दृश्य तो बहुत अच्छा था। लेकिन क्या हुआ, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। यहाँ लेखक कहता है कि वो जो दृश्य थे वो मुझे खुश नहीं कर रहे थे,
मैं उनसे खुश नहीं हो रहा था, ना ही वो मुझे लुभा रहे थे, बल्कि मैं तो उनसे दुखी था क्योंकि वो मुझे दुश्मन नजर आ रहे थे। क्योंकि क्या था कि जो बस थी वो पूरे असहयोग आंदोलन से चल रही थी। हो सकता है बस कोई भी पेड़ दिखे और उसी में जाकर घुस जाए, टकरा जाए, तो उन्हें लगता ये जो पेड़ आ रहे हैं इनमें बस टकराएगी। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी, और निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार कि अब दूसरा आएगा शायद उसी में ना टकरा जाए। तो जो लेखक है वो बेचारा डर में ही जी रहा था। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। कि जो भी दृश्य प्रकृति के जो भी उन्होंने दृश्य, इसमें जो लेखक है उन्होंने प्रकृति के सुंदर दृश्यों के साथ ये तुलना की कि किस तरह से वो दृश्य उसे सुख नहीं बल्कि दुख दे रहे थे। अर्थात वो उनसे दुखी हो रहे थे, परेशान हो रहे थे कि ये जो दृश्य उनका भी वो आनंद नहीं उठा पा रहे थे, क्योंकि ऐसी बस में जो बैठे थे। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि बस फिर से रुक गई। अब ड्राइवर ने बहुत ज़्यादा उपाय किए, बहुत जतन किए कि कुछ तो हो कि जिससे कि मैं इस बस को चलाऊं, लेकिन उसने तो ठान रखा था, बस ने जो ठान रखा था कि मैंने तो मानना नहीं है। अर्थात अवज्ञा, सभी ने अवज्ञा आंदोलन, उन्होंने तो, ड्राइवर जो था उसने कितनी तरकीबें की लेकिन बस ठीक नहीं हुई। कंपनी के हिस्सेदार जो थे वो उसके लिए कहते हैं ना सफाई दे रहे थे, कि उसके लिए कह रहे थे नहीं जी बस तो बहुत बढ़िया है, बस में कोई कमी नहीं है, ये तो बस संयोग की बात है, इत्तेफाक होता है संयोग, कि ये तो एक संयोग की बात है कि खराब हो गई, नहीं तो बहुत अच्छी है बस तो। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। यहाँ पे वो कहते हैं शीन चांदनी की मध्यम मध्यम सी हल्की हल्की सी चांदनी थी, और वृक्षों की छाया के नीचे वो ऐसी लग रही थी जैसे उस पर बड़ी दया आ रही थी उन्हें, कि ये बेचारी कितनी थक कर बैठ गई हो। जैसे लगता है कोई जो बुजुर्ग होता है, वृद्ध होता है, वो थक कर जब बैठ जाए तो ऐसे उस पर दया आ रही थी। और उन्हें ग्लानि, अपने आप से ही घृणा होती है कि हमने ये कैसा काम कर दिया, तो उन्हें बड़ी दया आ रही थी, ग्लानि आ रही थी अपने अंदर से, खुद पर ही उन्हें बुरा लग रहा था कि हम, इतनी बेचारी वृद्ध है, इतनी बूढ़ी हो चुकी है, और इसकी हालत ही नहीं है कि इस पर कोई चढ़ जाए, लेकिन हम हैं कि इस पर लद कर आ गए। तो यहाँ पर भी उनको बड़ा दुख हो रहा था। वो भी एक व्यंग्य है। अगर इसका प्राणांत हो गया, प्राणांत की ये खत्म हो गई, नष्ट हो गई, मर गई, प्राणांत की इसका मर जाना, अर्थात कि ये बस अब यहाँ पर ऐसे ही रही कि चले ही ना, तो प्राणांत हो गया। कोई उसका कार्य है चलना, वो चलेगी नहीं तो उसका प्राणांत। तो वो कहते हैं यहाँ पर मजाक में कि यहाँ उसका प्राणांत हो गया तो इसका बियाबान, बियाबान है जंगल, इसी जंगल में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अंत्येष्टि होता है कि वो ऐसा क्रियाक्रम जो कि मृत्यु के बाद किया जाता है, तो ऐसे ही वो कहते हैं कि इस हमें उसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, अपने यहीं पर इसको दफन करना होगा, यहीं पर इसका क्रियाक्रम करना पड़ेगा, इस बियाबान जंगल में ही हमें इसको दफनाना होगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। अब हिस्सेदार जो साहब थे उन्होंने मोर्चा संभाला और कुछ उसको सुधार दिया। बस चली, लेकिन उसकी जो गति थी वो बहुत धीमी थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। तो यहाँ पर वो कहते हैं लेखक कि जो बस थी वो कुछ उसमें सुधार तो कर दिया, चल भी पड़ी, लेकिन वो अब उसकी जो गति थी वो बहुत धीमी हो चुकी थी। और वृद्धा की आंखों की जो थी, जिस तरह से एक बुजुर्ग को बहुत कम दिखाई देता है और वो धीरे धीरे चलता है, और चांदी में बस अपना अंदाजे से अनुमान लगाकर ही वो अपने रास्ते को ढूंढ रहा होता है। ऐसे ही वो भी अपना रास्ता ढूंढकर बिल्कुल रेंग रही थी, चल भी नहीं रही थी, रेंग रही थी, बिल्कुल धीरे चल रही थी। आगे या पीछे से कोई भी अगर गाड़ी आती तो वो बिल्कुल अपना रास्ता छोड़ देती थी कि तुम चली जाओ बेटी, बेटी अर्थात कि यहाँ पर उन्होंने व्यंग्य किया है कि आप आगे निकल जाओ, क्योंकि अब उसकी तो उम्र हो चुकी, क्योंकि उसको तो जल्दी जाना है। जो अभी कम उम्र की हैं, जो नई नई बसें हैं, जो नई नए यातायात के साधन है, वो जल्दी से निकल जाएंगे, लेकिन उसकी तो उम्र हो चुकी है, तो वो उनको रास्ता दे देती। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धाभाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान का सही उपयोग नहीं हो रहा।
इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। कहती वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। यहाँ पर इस जो पैराग्राफ है इसमें लेखक ने व्यंग्य किया है कि जो पुलिया है उसके ऊपर वो पहुंचे ही थे कि टायर भी फिस हो गया, अर्थात कि उसका कोई भी पुर्जा जो है सही नहीं था। अब टायर की भी हालत इतनी खराब थी कि वो भी पंचर हो गया। तो जोर से हिली, पंचर होती वो बहुत जोर से उसमें कंपन हुआ और वो रुक गई। अब स्पीड में अगर वो होती तो नाले में ही गिर जाती, लेकिन उसमें स्पीड कहाँ। अब वो कहते हैं कि कंपनी के जो हिस्सेदार थे अब वो उनकी तरफ श्रद्धा भाव से देख रहे हैं। वो क्यों देख रहे हैं? क्योंकि उनको उसकी बस की पूर्ण स्थिति पता होने के बाद वो उस बस में सफर कर रहे थे, तो उन्हें ऐसा दया का भाव आ रहा था, श्रद्धा आ रही थी उनके लिए कि वो उनकी पूजा के योग्य हैं। कि वो सब जानते हैं कि उनके टायरों की हालत कैसी है, फिर भी जान हथेली पर रखकर, जान हथेली एक मुहावरा है कि अपनी जान को की बाजी लगा रहे हैं, जान हथेली पर रखकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग, उत्सर्ग होता है बलिदान, त्याग की ऐसी भावना कि वो अपने उस बस के लिए कितना बलिदान देना चाहते हैं, कितना त्याग देना चाहते हैं कि ये बस बहुत अच्छी है, उसको ये दिखाने के लिए कैसी त्याग की भावना है उनके अंदर। सोचते हैं इस आदमी के साहस और बलिदान को, बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है, अर्थात इस बस के लिए वो ऐसा कार्य कर रहे हैं, इतना बलिदान कर रहे हैं, तो इनका जो है, जो इनकी भावना है उसका सही उपयोग नहीं हो रहा, वो ऐसा मानते हैं। वो कहते हैं कि कोई क्रांतिकारी अगर दल होता उसका आंदोलन, उस आंदोलन का नेता होना चाहिए था इन्हें, कि इन्हें त्याग तो करना ही है, किसी ऐसे कार्य के लिए तो करते जिससे कि इन्हें जाना जाता। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो क्या सोचते हैं आगे, यदि ये बस अगर नाले में गिर जाती, स्पीड में होती तो नाले में अवश्य गिर जाती और तो हम सब तो मर ही जाते। और फिर जो नाले में गिरने के बाद जो देवता हैं अर्थात यमराज, जो देवता हैं, यमराज जो है उनकी बाहें पसारे किसकी, उन कंपनी के हिस्सेदार की इंतजार करते और कहते अरे कितना महान आदमी है, जो बलिदान, उसने कितना बलिदान किया, उन्हें पता था कि टायर की जो हालत है वो कैसी है, लेकिन फिर भी उसी बस में उसने सफर किया और उस टायर को नहीं बदला बल्कि अपने प्राण ही दे दिए। तो ऐसा जो जो त्याग की भावना थी उसको देखते हुए वे उन पर यहाँ पर व्यंग्य कर रहे हैं। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब दूसरा जो टायर लगाया वो भी घिसा ही हुआ था। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब वो सोच रहे थे कि जो उन्होंने अपना प्लानिंग की थी, जो योजना बनाई थी कि हम सुबह अपने काम पर भी चले जाएंगे उनमें से दो मित्र, वो सब तो उन्होंने वो भूल चुके थे। अब ऐसा नहीं, संभव ही नहीं था। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। वो सोच रहे थे कि अब कुछ देर बाद तो क्या, हम कभी भी शायद पहुंचेंगे ही नहीं। पन्ना क्या, कहीं भी पहुंचने की और कभी भी पहुंचने की उम्मीद उन्होंने छोड़ दी थी कि वो कभी भी कहीं भी नहीं पहुंच सकते, अर्थात उस बस में ही उनके प्राणांत हो जाएंगे। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है, कि इस यहाँ से इस बस में ही हमारी पूरी जिंदगी जो है वो चली जाएगी और यहीं से हम प्रयाण कर जाना है, कि यहीं से हमें प्रस्थान कर जाना है। कहाँ के लिए? सीधे उस लोक अर्थात स्वर्ग के लिए, मृत्युलोक के लिए हमें यहाँ से चले जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। अब हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाते रही, हंसी मजाक चालू हो गया। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि अब हमें कोई जल्दी नहीं थी। हम इस पृथ्वी पर कि वो सोचने लगते हैं कि इस संसार में जो आया है उसे जाना ही है। इसमें यहाँ पर हम कहीं कब तक, कब कहाँ तक चलते रहें, हमारी कोई मंजिल ही नहीं है। अंतिम जो किसी भी व्यक्ति की अंतिम मंजिल है वो कहाँ है? उस लोक में जाकर है। मृत्यु के बाद मृत्यु ही उनकी अंतिम मंजिल है, अंतिम पड़ाव व्यक्ति का मृत्यु ही होती है। तो ऐसे ही वो कहते हैं कि हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गया, कि वो सोच रहे थे हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, आगे क्या करना है, कल हम कहाँ जाएंगे। और तनाव था कि बस में जाएंगे, पहुंच पाएंगे या नहीं, बस हम रास्ते में गिरेगी, गड्ढे में जाएगी, या फिर हम ठीक से पहुंच पाएंगे या नहीं। अब सब खत्म हो गया, क्योंकि उन्होंने सोच लिया था कि अब हम नहीं बचेंगे, इसी बस में हमारे प्राणांत हो जाएंगे। इसलिए वो इत्मीनान से बैठ गए कि जो होना है वो उन्होंने मन में सोच ही लिया है। तो अब वो इत्मीनान से बैठ गए कि जितनी जिंदगी बची है उसको तो अच्छे से हंसी मजाक करते हुए बिताएं। तो और उनकी चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया, अर्थात वो अब हंसी खुशी अपनी उस बस की जो यात्रा कर रहे थे, कि जितनी भी बची यात्रा है उसमें हंसी मजाक तो कर लें, क्योंकि अब हमें बचना तो है नहीं। तो बच्चों, अब आपका ये जो पाठ है बस की यात्रा, ये पूर्ण हुआ। इसमें हरिशंकर प्रसाई जी ने क्या समझाने का प्रयास किया है ये आप सब समझ गए होंगे। और इसमें जो है
किस तरह से कुछ स्वार्थी लोगों के कारण यातायात के साधनों के साथ खिलवाड़ किया जाता है, या फिर उन जो सवारी जो उसमें सफ़र करते हैं उन सब लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाता है। लेकिन बच्चों, आपको पता है हमारे जो सरकार है उन्होंने अब इन नियमों के विरोध में कानून पारित कर दिया है, और अब ऐसे जो साधन है उन्हें रोड पर नहीं चलाया जा सकता, या उन अगर जो बहुत पुराने हैं उन्हें उनके लिए एक प्रमाण पत्र जारी करवाना पड़ता है हर 6 महीने या साल के बाद कि ये इनका जो रख रखाव ठीक से किया जा रहा है, ये चलने की स्थिति में है या नहीं। तो ऐसे ही इसके विषय में हरिशंकर प्रसाद जी बताना चाह रहे थे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।